हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस की तरफ से जो भी इनिशिएटिव लिया गया था, जिससे कि आप आज तक तो फेमिलियर हो ही चुके होंगे। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप फ्री स्टडीज से फेमिलियर होंगे हमारी तरफ से जो भी इनिशिएटिव लिया गया है। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग करंट से इंट्रोड्यूस हुए, करंट कैसे सेटअप होता है वायर में, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट, किस वजह से फ्लो करता है करंट का, वेलोसिटी पे क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कि मटेरियल क्या है, वायर का मटेरियल क्या है, वायर किस मटेरियल का है, कंडक्टर किस मटेरियल का है। डजेंट मैटर कंडक्टर कितना बड़ा है या कंडक्टर कितना छोटा है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी आया कहां से था, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ये आया था। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो हमें पता है कि इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है और कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। उसी बेसिस पे ये रिलेशन बनाया गया कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज लेस देन दैट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इज लेस देन दैट ऑफ इंसुलेटर्स। अब क्या होता है कि रेजिस्टेंस, जैसे कि बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और वहां पे कांस्टेंट आता है रेजिस्टेंस। तो हमारे हिसाब से तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, बट नहीं। ओम्स लॉ के स्टार्टिंग में जो लिखा रहता है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना नहीं है। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होना नहीं है तो वहां से क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता चला जाएगा। तो वहां पे क्या आता है, एक आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, किस रेट से हमारा टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, उसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। या dt टाइम नहीं है, मान लीजिए dt इज टेम्परेचर थी, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से अल्फा की यूनिट क्या आएगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। वाई, क्योंकि जो डी रो की यूनिट होगी वही रो की यूनिट होगी, वो कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन टेम्परेचर की यूनिट बचेगी विच इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक है। तो एक मार्क में पूछा जा सकता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो डी रो बाय डी टी, और ये हमारा टोटल ओवरऑल इसकी यूनिट। अब बात आती है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है। तो जो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी चेंज होती है, मान लिया कि एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू टी नॉट, जो रेजिस्टिविटी थी वो हमारी थी रो नॉट के बराबर, एंड एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू टी, जो रेजिस्टिविटी आ गई वो रो टी आ गई। तो जिस तरह से टेम्परेचर चेंज होगा उस तरह से हमारी रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, एंड रेजिस्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब अगर हमारा वायर की लेंथ, सेम वायर को कंसिडर कर रहे हैं, तो लेंथ सेम होगी, एरिया सेम होगा। मतलब अब इतना ज्यादा टेम्परेचर भी चेंज मत कर दीजिए कि वायर ही मेल्ट करने लगा तो अरे भाई लेंथ तो सेम नहीं है या एरिया सेम नहीं है। उतनी एक हद तक अगर टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, और एक पर्टिकुलर वायर के लिए लेंथ और एरिया इज कांस्टेंट। तो यहाँ से ये भी कंक्लूड किया जा सकता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर टी नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। माइट बी पॉसिबल कि जो आर नॉट लिया जा रहा है वो एब्सोल्यूट जीरो पे लिया जा रहा है, तो ये टी नॉट को हम जीरो रख सकते हैं, वो भी सेम चीज है। तो ये हमारा होता है कि हाउ डज रेजिस्टिविटी गेट्स अफेक्टेड विथ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बदलाव के साथ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है और कितना फर्क पड़ता है, वो हमारा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया गया है। वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर लीजिए। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं कि आपको बोला जाएगा कि कोई एक वायर था, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस वायर का रेजिस्टेंस इतना है, एट सम अनदर टेम्परेचर इसका रेजिस्टेंस इतना है, तो बताइए कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या है या उसकी लेंथ क्या है। मतलब कुल मिला के फॉर्मूला एक ही है, घुमा फिरा के कुछ भी दिया जाए।
अब हम लोग एक रेजिस्टेंस होता है कार्बन रेजिस्टर, कार्बन का बना हुआ रेजिस्टर होता है, जिसपे क्या होता है कि जिसके लिए कलर कोड जनरेट किया गया। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके कलर कोड जनरेट कर लीजिए, क्योंकि ये दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और अगर इसके क्वेश्चन आ गया तो वो फोकट के मार्क्स आपके जेब में होंगे, भले ही वो बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो ये हमारा कलर, कलर के करस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है, हर कलर के करस्पॉन्डिंग एक मल्टीप्लायर प्लस टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस इज ओनली फॉर गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, एंड नंबर्स आर फॉर ऑल द कलर्स टिल व्हाइट। ठीक है, इसको नोट डाउन करने के बाद अब कार्बन रेजिस्टर्स होता क्या है। देखा होगा काफी, कभी आपने कोई टॉय ही तोड़ा हो, अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल में इतना विश्वास नहीं है तो कभी कोई टॉय ही तोड़ा हो, तो इस तरह के काफी सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का बड़ा सा नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है, सब कुछ इतना बड़ा सा होता है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ कोएक्सियल रिंग्स होती हैं। तो 3 रिंग पास पास होती है, एक थोड़ी सी दूर होती है। ठीक है, अब रिंग का क्या कलर है, किस कलर की रिंग है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का या रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, कितने ओम का रेजिस्टेंस ये सर्किट को ऑफर करेगा अगर हमें कहीं लगाना है तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3 और ये रिंग नंबर 4। तो सबसे पहले नोट डाउन कीजिए कि रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 2 क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देता है। रिंग नंबर 3 gives us the multiplier या denotes the multiplier, and ring number 4 denotes the tolerance। ठीक है, एक एग्जांपल लेके, कोएक्सियल रिंग्स है, रेजिस्टर के ऊपर बनी है, उस रिंग्स का कलर देख के हम बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितने ओम का है। तो फॉर एग्जांपल कि कुछ ऐसे करके रिंग्स थी, पहली रेड थी, दूसरी येलो थी, फिर ग्रीन थी, और जो चौथे टॉलरेंस है, जाहिर सी बात है जब टॉलरेंस 3 ही है तो ये गोल्ड, सिल्वर या नो कलर होगा। तो मान लेते हैं ये गोल्ड है। ठीक है, पहली दो चीजें वैल्यू देती हैं, तो रेड और येलो, रेड के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है 2 नंबर, और येलो 4, तो हम लोग लिखेंगे 24। ठीक है, इनटू थर्ड रिंग क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, ग्रीन, ग्रीन का मल्टीप्लायर 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। फिर गोल्ड, टॉलरेंस है तो प्लस माइनस में लिखेंगे, कितना टॉलरेंस, गोल्ड इज 5%, और ये आंसर कितना हो गया ओम। मतलब इस पर्टिकुलर रेजिस्टर है हमारा, ये जो भी है जिसमें 3 रिंग्स थी, रेड येलो ग्रीन, और एक टॉलरेंस वाली रिंग गोल्ड कलर की थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेजिस्टेंस कितना है 24 इंटू 10 की पावर 5 ओम, और इस पर्टिकुलर वैल्यू से 5% ऊपर या 5% नीचे हो सकता है, क्योंकि नथिंग इज एग्जैक्ट, कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं होती। अगर हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर बोर्ड की लेंथ 2 मीटर है तो 2 मीटर नहीं हो सकता, वो 1.9 मीटर हो सकता है वो 2.1 मीटर हो। तो कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे चलता रहता है, कहीं पे भी आप देखिए। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो कितनी है 24 इंटू 10 की पावर 5 ओम, और उससे प्लस माइनस 5% ऊपर नीचे हमारा वैल्यू हो सकता है। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको क्या याद करना है, ये कलर की लाइन से याद करना है। उसके बाद क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 टिल 10 की पावर -2, और गोल्ड सिल्वर नो कलर का 5 10 20। याद कैसे करेंगे, बीबी रॉय ऑफ, कुछ ऐसे करके, ऑफ ये येलो मिस, ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। ये येलो थोड़ा सा बीच में आ जाता है, अब हर चीज की ट्रिक बताना इज नॉट इजी। तो बीबी रॉय, या आप ऐसे, हाँ ये ऐसे भी बना सकते हैं, बीबी रॉय, फाइन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया, गोल्ड सिल्वर नो कलर। अब इसका नहीं बन सकता, आप बना सकते हैं तो आप हमें भी बता दीजिएगा। तो अगर सिर्फ आप सिर्फ इसका कलर कोड याद कर लेते हैं, आपको रेजिस्टेंस दे दिया जाता है, रिंग्स का कलर दे दिया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है। फाइन, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आता है तो नंबर फ्री के मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कलर को लाइन से याद करने के नंबर मिल रहे हैं। नोट कर लीजिए, ये ट्रिक भी याद कर लीजिएगा जो याद करने की ट्रिक है। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड
पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर क्या होता है कि अगर कोई बैटरी है मान लीजिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर बैटरी है, चार्जेस का मोशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो अपोज करेगा, जाहिर सी बातें करेगा अपोज। अगर कुछ अपोज कर रहा है तो कुछ ना कुछ हीट रेडिएट हो रही होगी। अब अगर हीट रेडिएट हो रही होगी, मान लेते हैं कि एक वायर था, इसमें क्या हुआ, डेल्टा क्यू चार्ज इधर से इधर मूव किया इन सम टाइम डेल्टा टी। तो कितना करंट फ्लो किया यहाँ पे, कितना करंट फ्लो किया, I इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इतना करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। अगर इतना पर्टिकुलर करंट फ्लो करेगा तो वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो कि इसको अपोज कर रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपोज कर रहा है और करंट मूव कर रहा है, तो करंट मूव करने की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा, चार्ज के मोशन की वजह से वर्क होगा। और वर्क क्या होगा, जो भी टोटल चार्ज मूव करेगा जितने भी टाइम में मूव करेगा वो इसका वर्क हो जाएगा। तो वर्क कितना हो गया हमारा, Q इंटू डेल्टा टी, ये हमारा हो गया वर्क। क्या वर्क क्या हुआ, Q इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे अगर हम वर्क देखें, सबसे पहले अगर आप रिकॉल कीजिए क्लास 9 या क्लास 10 में, तो पावर क्या होता था, V इंटू आई, ये हम लोगों ने पढ़ा है पावर। और पावर क्या होता है हमारा, सिंपल वर्क डन पर यूनिट टाइम, याद है ये कुछ, ये भी होता है वी आई, वी इज इक्वल टू आई आर रखेंगे तो ये आई स्क्वायर आर भी होता है पावर, या आई वी इज इक्वल टू आई आर से आई इज इक्वल टू वी बाय आर रखेंगे तो वी स्क्वायर बाय आर भी होता है पावर। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक पावर ये होता है विच इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब इस पर्टिकुलर वायर में अगर डेल्टा क्यू चार्ज मूव कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क होगा, तो वर्क कितना होगा, वर्क होगा टोटल जो भी V इंटू आई इंटू डेल्टा टी, इतना अमाउंट ऑफ वर्क होगा डेल्टा टी टाइम में। अगर हमने हमारा जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो आई, और हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, सिंपल सी चीज है। तो इतना वर्क होगा और यही वर्क क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे अगर हम देखें, मान लीजिए ये वायर था हमारा, ये तो हो गया कि हाँ हमने पीछे की तरफ चले और प्रूफ हो गया, कोई खैर इसका प्रूफ वाली बात नहीं है। मान लीजिए ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ठीक है, इसका पोटेंशियल VA है और इसका पोटेंशियल VB है। अब अगर करंट को लेके चले, अगर करंट का मोशन A से B है तो करंट की टेंडेंसी होती है कि करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो VA जो है वो VB से ज्यादा होगा, मतलब VA पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वर्क डन अगर पोटेंशियल में मूव कर रहा है V इज इक्वल्स टू W बाय Q, तो जो वर्क होगा वो कितना होगा हमारा, जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू जितना भी चार्ज हमारा मूव कर रहा है, यही होता है। डेल्टा Q कितना होगा हमारा, आई डेल्टा टी टाइम में मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, इतना वर्क होगा हमारा अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल के बीच में VA माइनस VB है, आई करंट डेल्टा टी टाइम में मूव कर रहा है, तो जो टोटल वर्क होगा वो होगा VA माइनस VB इंटू आई डेल्टा टी। अब ये पूरा वर्क होगा तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू विच इज लेस देन जीरो। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम मान के चलें कि कोई भी कोलिजन नहीं होता है, और जो हीट होती है वो किस वजह से जनरेट होती है, क्योंकि जो हमारे एटम्स होते हैं, जो ये कंडक्टर के एटम्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है। और यहाँ पे कोई भी कोलिजन नहीं है, कोलिजन इसलिए नहीं है क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, रैंडम ऑर्डर में नहीं है। अगर रैंडम ऑर्डर में होता तो वहां पे कहीं ना कहीं कोलिजन की बात आती। तो यहाँ पे डेल्टा के जो होगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, एंड डेल्टा के इज नथिंग बट इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस ऑफ डेल्टा यू बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर हमारा इतना वर्क हो रहा है तो फिर वहीं से ये चीज आती है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट पावर, एंड वर्क डन पर यूनिट टाइम इसको इधर लाएंगे तो ये क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू
करंट, ये आ जाएगा पावर। तो ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी VIT, ये VI डेल्टा T, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, और वर्क डन पर यूनिट टाइम से हम निकालेंगे हमारा पावर। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर का रिलेशन। ये हम लोग क्लास 10th में होपफुली पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड। अब हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अगला टॉपिक भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पर उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि अगर बहुत, अब रेजिस्टेंस हम लोगों ने देख लिया कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल या प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द मोशन ऑफ चार्ज या अपोज द मोशन ऑफ करंट, कुछ भी, ये होपफुली आप नोट कर चुके होंगे। तो अब यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, जैसे कि हम लोग कैपेसिटर चैप्टर में देखे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, उसी तरह से हमारा रेजिस्टेंस चैप्टर में है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो जहां वहां पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो कैपेसिटर में सीरीज में होता है वो रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है और वाइस वर्सा, उल्टा। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3, बैटरी में से करंट निकलेगा I, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, कुछ ऐसा। यहां मान लेते हैं इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 जनरेट हुआ, इसके बीच में V2 जनरेट हुआ और इसके बीच में V3 जनरेट हुआ। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 कितना होगा, IR1, V2 होगा हमारा IR2 और V3 होगा हमारा IR3। जो टोटल बैटरी का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इन सबके अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अगर हम इसी की इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं कि हाँ यहाँ पे R इक्विवेलेंट लगा था, V वोल्ट की ही बैटरी से कनेक्टेड था और उसमें से I करंट निकल रहा था, तो यहां से क्या मिलेगा हमको, सिंपल V इज इक्वल्स टू I इंटू RE। दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पे मिलेगा कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, अगर सारे रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपल सबको जोड़ दिया जाता है। अब ये चीज अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो रिकॉल करने पे ये पता चलेगा कि ये चीज हम लोगों ने कहाँ पे देखा था, ये चीज हम लोगों ने देखा था कि जब कैपेसिटेंसेस जितने भी थे वो जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो ये यहाँ पे ये आंसर आता था कि कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंसेस व्हेन ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वो कुछ इस तरह से आता था। वहां पे ही हमने मेंशन किया था कि ये उल्टा आता है। अब अगर पैरेलल में कंसिडर किया जाए तो सीरीज में जब सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड रहते हैं तो सबको सेम करंट मिलता है, पैरेलल में जब सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड रहते हैं तो सबको सेम पोटेंशियल मिलता है। ये चीज कैपेसिटेंस वाले में भी सेम ही होती है। कुछ इस तरह से लेके चलते हैं, V, R1, R2, R3। मान लेते हैं बैटरी में से I करंट निकला, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जाहिर सी बात है A पे पहुंचेगा। मान लिया इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया, इधर I3 चला गया, पैरेलल में है तो सबको V वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा। इसका मतलब है कि V इज इक्वल्स टू I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2 इज इक्वल्स टू I3 R3। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 is equals to V upon R2, I3 is equals to V upon R3। और फिर बैटरी में से जो करंट निकल रहा है वो वो कितने पार्ट में ब्रेक हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट की प्रॉपर्टी होती है कि करंट भी हमारा कंजर्व्ड होता है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब है कि जितना करंट जा रहा था उतना ही करंट वापस किसी और डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं I is equals to V upon R1 प्लस V upon R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, अब इसकी भी अगर हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, यहाँ एक सर्किट में R इक्विवेलेंट लगा हुआ था, V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ था और उसमें से I करंट जा रहा था, तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया जा सकता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन
RE, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पे हमें मिलेगा 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यही वाला चीज हमारा किस में आया था, कैपेसिटेंस में, पैरेलल वाले केस में, सॉरी सीरीज वाले केस में आया था। तो एकदम उल्टा है, पर वहां पे भी ये था कि सीरीज में सारे कैपेसिटर्स को सेम चार्ज मिल रहा था, यहाँ पे भी सारे कैपेसिटर्स को सेम क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। रेजिस्टेंस के केस में करंट और कैपेसिटर के केस में चार्ज मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। अब तो हो गया, ठीक है भैया, रेजिस्टेंसेस थे, सारे रेजिस्टेंस जुड़े थे, करंट होगा, करंट के मोशन को अपोज करेगा। अब बैटरी अगर लगी है या सेल लगी है, खैर अभी हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। जनरल आम भाषा में तो मेरे मुंह से तो बैटरी ही निकल जाता है, बट बैटरी इज नथिंग, बैटरी इज बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जो हम एक चीज देखते हैं वो सेल है, अगर बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स का कॉम्बिनेशन इज नोन एज बैटरी। अब अगर हम लोग देखें, सिंपल एक सेल कंसिडर करें अगर हम लोग, तो सेल है, सेल कैसे लेने जाते हैं, 5 वोल्ट की बैटरी दे दीजिए, 10 वोल्ट की बैटरी दे दीजिए, कुछ ऐसे लेके आते हैं। सेल नहीं बोलते बैटरी, कुछ लोग सेल भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग बोले कि 5 वोल्ट की सेल दे दीजिए, तो क्या अगर हम 5 वोल्ट की सेल को लगाएंगे सर्किट में, तो क्या वो 5 वोल्ट का पोटेंशियल सर्किट में अप्लाई करेगा? नहीं करेगा, कुछ ना कुछ कम होगा। तो वहां पे एक चीज आती है, एक सबसे पहला आता है ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिर्फ इसका नाम होता है, ये फोर्स है, बट ये फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वर्क डन बाय द सेल in sending unit charge in the entire circuit। मतलब पूरी सर्किट में कुछ ऐसा कि कुछ मान लीजिए कि सर्किट लगी थी, कुछ रेजिस्टेंस लगा है, कैपेसिटर लगा है, सब कुछ लगा है, और उसके बाद यहाँ पे बैटरी लगी है 5 वोल्ट की। ठीक है, तो ये कितना काम करेगी ये बैटरी 5 जूल का वर्क करेगी। इसमें से 1 कूलम का चार्ज निकलेगा, घूम के वापस आके इसमें एंटर कर जाएगा, और बैटरी ने कितना वर्क किया, 5 वोल्ट का वर्क किया। तो EMF, electromotive force of a cell, is equals to work done by the cell in sending unit charge in the entire circuit। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकले चार्ज नेगेटिव टर्मिनल में आके एंटर कर जाए, और उसमें जितना वर्क होगा उसको बोलते हैं EMF ऑफ द सेल। इसको किससे डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं। फिर एक टर्म आता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो तो बैटरी कभी, हमारी सेल कभी खराब ही ना हो, लेकिन सेल खराब हो जाती है जस्ट बिकॉज सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके कह सकते हैं कि उसके एटम्स के बीच में जो भी कोलिशन वगैरह होता है, उसकी वजह से अंदर बैटरी के भी एक अपोजिशन फोर्स काम करता है, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास एक वायर था, कुछ ऐसे ले लेते हैं, वायर के अब रेजिस्टेंस से तो आप इंट्रोड्यूस हो ही चुके हैं, ए बी। इसके अंदर एक बैटरी इससे लगी थी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ये कुछ था। ठीक है, बैटरी का ईएमएफ ई था, इसमें से आई करंट निकल रहा था। अब अगर सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर, तो जाहिर सी बात है दोनों सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर प्लस आर। करंट कितना फ्लो करेगा, इतना फ्लो करेगा, ओम्स लॉ। तो यहां से E कितना आ गया हमारा, I इंटू आर प्लस आर, पहली इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहां से I करंट जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो कितना होगा, IR होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करें तो V प्लस IR, तो V कितना हो गया, E माइनस IR। अगर हमारी एक सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और उसमें से I करंट निकल रहा है, तो वो सर्किट को कितना पोटेंशियल डिफरेंस देगी, E के बराबर नहीं देगी, E से कम देगी। ये किस केस में हुआ, व्हेन द सेल इज डिस्चार्जिंग। अगर सेल हमारी डिस्चार्ज हो रही है तो उस केस में
सेल अपने ईएमएफ से IR अमाउंट पोटेंशियल कम अप्लाई करती है। अप्लाई कम क्या करती है, इतना कम दे पाती है जस्ट बिकॉज उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी कैपेबिलिटी थी कि वो ईएमएफ प्रोवाइड कर सकती थी, बट जस्ट बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का प्रेजेंस था, वो कम पोटेंशियल अप्लाई कर पा रही है, कम पोटेंशियल दे पा रही है। बैटरी सेल को धीरे धीरे यूज करते जाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, और क्या होगा, जैसे जैसे IR बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे V हमारा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बैटरी हमारी काम नहीं, सॉरी सेल हमारी काम नहीं करेगी। तो ये होता है हमारा कि अगर एक सेल थी, EMF उसका था, R इंटरनल रेजिस्टेंस था, उसको एक सर्किट में जोड़ा गया है, तो जब भी वो अगर डिस्चार्ज होती है तो उसमें कितना पोटेंशियल वो देगी, V इज इक्वल टू E माइनस IR के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस देगी। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरह से सेल्स का भी कॉम्बिनेशन होता ही होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी अगर बनी है तो अब डिपेंड करता है कि सेल किस तरह से जुड़ी हुई है। सबसे पहली चीज होती है कि सेल किस तरह से जुड़ी हुई है। तो हम लोग देखते हैं सीरीज पैरेलल सेम चीज ही आएगी यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सबसे पहला हम लोग देखते हैं सीरीज में, कैसे मान लेते हैं पहली सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये याद रखिएगा कि पहली का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जुड़ा हो, कुछ ऐसा होगा। 3 लेके चलते, A B C D, E1 R1 E2 R2 E3 R3, फाइन। करंट निकल रहा होगा सर्किट में से, जो भी निकल रहा होगा ओवरऑल एक करंट I होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये कितना होगा, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1, सिंपल E1 माइनस I R1, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I R2, और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V3 इज इक्वल टू E3 माइनस I R3 होगा, ठीक है। अब अगर हम इसका नेट बनाए कि एक कुल मिला के ये हो गया कि एक E इक्विवेलेंट EMF की बैटरी लगी थी जिसका रेजिस्टेंस था R इक्विवेलेंट, और उसमें से भी I करंट ही निकल रहा था, तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। दोनों को जब कंबाइन करेंगे, टर्म्स को रीअरेंज करेंगे कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस I R1 plus E2 minus I R2 plus E3 minus I R3. On rearranging the terms and comparing the coefficients of I, हम लोग को मिलेगा E equivalent क्या हो गया, E1 plus E2 plus E3, और R equivalent तो जाहिर सी बात है कि सीरीज में था तो R1 plus R2 plus R3 होगा। अब E equivalent क्या हो गया कि सारी बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था उन सबका सम हो गया। मतलब अगर सीरीज में लगा है तो E equivalent will be summation of EI from I is equals to 1 till n। 5 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है, 15 वोल्ट की है, टोटल बोला जाएगा इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट, मतलब इस पूरी सारी सेल्स का इक्विवेलेंट EMF क्या है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 30। डायरेक्शन मैटर करता है। अब अगर यही चीज ये होता, ये 5 वोल्ट की है और ये 10 वोल्ट की है, तो इसका नेट क्या बनता, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से नहीं जुड़ा है, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा है, तो सबसे पहले जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा E1 माइनस E2, मतलब 5 वोल्ट, डायरेक्शन क्या होगी बड़े वाले की, बैटरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 वोल्ट। सब्ट्रैक्ट भी होता है, मतलब कुल मिला के जो समेशन ऑफ EI दिया है वो क्या, कैसा सम होता है, वो एल्जेब्रिक सम होता है, वो एल्जेब्रिक एडिशन होता है, ठीक है। अगर हमारी बहुत सारी सेल्स सीरीज में जुड़ी हुई हैं तो इक्विवेलेंट EMF विल बी समेशन ऑफ EI एंड इक्विवेलेंट ये इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द इंटरनल रेजिस्टेंसेस। नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से या नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा होगा तो वहां पे ऐड ना करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो इक्विवेलेंट सेल बनाएंगे
या बैटरी बनाएंगे उसका जो डायरेक्शन होगा या इसकी जो पोलैरिटी होगी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की, वो हमारी बड़े वाले की ही लेके चलेंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं पैरेलल। कुछ ऐसा होगा। अब देखिए पॉजिटिव सब एक साइड लेके चल रहे हैं, तभी एक नेट बन पाएगा, नहीं तो नेट नहीं बन पाएगा। अब अगर एक की भी पोलैरिटी उल्टी हुई तो वो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, जो भी हमारा आएगा यहाँ पे E2 R2 E3 R3 I करंट निकल रहा है इसमें से, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट भी बना ही लेते हैं यार, इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट और करंट निकल रहा है I, ठीक है, बना लिया। अब यहाँ पे अगर करंट I निकल रहा है तो वही बात है कि इधर से I1 आ रहा होगा, इधर से I2 आ रहा होगा, इधर से I3 आ रहा होगा, ठीक है। पोटेंशियल सबका बराबर होगा, मतलब पोटेंशियल बराबर होने का मतलब ये हुआ कि E1 माइनस IR1 इज इक्वल्स टू E2 माइनस IR2 इज इक्वल्स टू E3 माइनस IR3। कुछ ये लिख सकते हो, ये क्या होगा पोटेंशियल VB माइनस VA, जस्ट बिकॉज करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पहले ही हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कि पाथ इंडिपेंडेंट है ये चीज, तो यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हमेशा सेम ही होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ मैटर करता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट हमारा क्या है। तो ये आ गया VB माइनस VA। अगर हम लोग इसको V लिख लें पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल, तो I1 कितना हो जाएगा हमारा E1 I1 I2 I3 ऐसा करके लिखा है ना, तो E1 माइनस V माइनस E1 अपॉन R1, ये लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। इसी तरह से सारी चीजों को लिखते हैं, I2 इज इक्वल्स टू V माइनस E2 अपॉन R2 और I3 इज इक्वल्स टू V माइनस E3 अपॉन में R3। यहां से अगर हम यही बनाए तो V इज इक्वल्स टू क्या आएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, कुछ ऐसा आएगा। अब हम लोग कुछ इसमें क्या मॉडिफिकेशन करें कि इधर से इधर हमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है, तो क्या कर सकते हैं, सिंपल ये कर सकते हैं, यहाँ से I निकालें, I आएगा हमारा V माइनस E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, कुछ ये आएगा। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लगाएं, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट लिया तो जितना करंट निकल रहा है टोटल वो इन तीनों का सम ही होना है। V अपॉन V माइनस E इंटू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। टर्म्स को हम यहीं पे रीअरेंज कर लेते हैं, आप लोग अपने कॉपी में करते रहिएगा कि V कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और माइनस E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, कुछ ये। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ V, एक चीज ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग लिखें कि V अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सिनारियो को देखते हुए यहाँ से जब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो पैरेलल में है, तो पहली चीज तो ये आएगी कि रेजिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट है वो हमारा ये आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से ये कंपेयर करें तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी समेशन ऑफ EI अपॉन RI, कुछ ऐसा आएगा। तो ठीक है, E इक्विवेलेंट निकालना है तो R इक्विवेलेंट हमने निकाल ही लिया, R इक्विवेलेंट निकालने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे समेशन ऑफ EI अपॉन RI से। तो ये होता है कि अगर सारी जो सेल्स हैं हमारी वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो E इक्विवेलेंट डिपेंड करता है कि EI अपॉन RI का रेशियो क्या है, अलॉन्ग विद दैट वो डिपेंड करेगा कि सर्किट के जितने भी सेल्स हैं सबके इंटरनल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ तक इस वीडियो लेक्चर को हम लोग रखते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो आगे हर जगह यूज होगा, हमारा किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ कवर करेंगे। और किरचॉफ लॉ के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल डिवाइसेस है या अप्लायंसेस हैं, जैसे कि मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर,
ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। होपफुली आगे थर्ड पार्ट में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ये पर्टिकुलर चैप्टर, नहीं तो फोर्थ पार्ट में तो ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। तो अभी तक आप लोग सारी प्रूफ्स कंप्लीट कीजिए, यहाँ तक के काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को, वो कीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। अलॉन्ग विद दैट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही पार्ट 3 आए आप अपडेट हो जाएं और पार्ट 3 को भी देख लें। Thank you for watching the video and have a good day.